आज के इस वीडियो में कक्षा 12 के गणित पेपर हल के बारे में बताया जाएगा। 2025 में जो गणित का पेपर हुआ था, पेपर का कोड 324 IY के सभी प्रश्नों को जो है हल करके आज के इस वीडियो में बताया जाएगा। पिछले भाग के वीडियो में प्रश्न नंबर 1 से लेकर के प्रश्न नंबर 4 तक के सभी प्रश्नों को हल करके वीडियो अपलोड कर दिया गया है। यदि उस भाग का वीडियो आप सभी विद्यार्थी नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वीडियो का लिंक है, वहां से जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। इस भाग में प्रश्न नंबर 5 से लेकर के आगे के सभी प्रश्नों को हल करके आज के इस वीडियो में बताया जाएगा। तो एक एक प्रश्न जो है आप सभी विद्यार्थी अच्छे से समझिएगा। तो क्वेश्चन है समुच्चय ए बराबर 1 2 3 4 5 6। तो ए का मान जो है 1 से लेकर के 6 तक प्रयोग करना है और रिलेशन दिया गया है r बराबर x कामा y संबंधे y भाज्य है x से द्वारा परिभाषित संबंध। क्या यह तुल्यता संबंध है? तो तुल्यता संबंध कैसे लाया जाएगा, क्या यह तुल्यता संबंध बनेगा कि नहीं बनेगा? तो सबसे पहले काम करेंगे यहाँ पर हल, और हल लिखने के बाद से यहाँ पर रिलेशन पहले नोट करेंगे कि रिलेशन क्या दिया गया है। तो रिलेशन r बराबर दिया गया है कोष्टक में x कामा y के पदों में होना चाहिए, और y का मान y जो है भाज्य है, y भाज्य है किससे? x से। ऐसा मान आपको रखना है कि y भाज्य हो जाए x से। तो रिलेशन कौन कौन बनेगा इसमें? संख्या 1 से 6 तक संख्या आपको लेना है। तो 1 कामा 1 बनेगा, 2 कामा 2 बनेगा, 3 कामा 3, 4 कामा 4, 4 कामा 4, 5 कामा 5 बनेगा और 6 कामा 6 बनेगा, क्योंकि यह एक दूसरे से क्या हो जा रहा है? भाज्य हो जा रहा है। भाज्य का मतलब हो गया कि यहाँ पर y वाले मान से x वाले मान से भाग देने पर पूरा पूरा क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अब अगला इसमें संख्या और कौन कौन बन सकता है? a कामा 2 बन सकता है, a कामा जो है a कामा 3 बन सकता है, a कामा 4 बन सकता है, a कामा 5 बन सकता है और a कामा 6 बन सकता है। y भाज्य x से है, y भाज्य किसी में y का संख्या x में भाग करने पर पूरा पूरा कट जाएगा। 2 कामा 4 बन सकता है, 2 कामा 6 बन सकता है, और अगला यहाँ बनेगा 3 कामा 6 बन सकता है, 3 कामा 6 बन सकता है। अब यहाँ पर जो संख्या जो है 3 कामा 6 के बाद कोई संख्या अब नहीं बन पाएगा, क्योंकि 4 जब बनेगा तो 4 में तो हमारा जो 4 दूनी 8, 8 इसमें संख्या है नहीं, इसलिए जो है पूरा संख्या इसी में आपको बनेगा। तो ये पूरा समुच्चय बन चुका है। अब इसमें आपको जांच करेंगे क्या वह स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है। यदि स्वतुल्य, सममित, संक्रामक होगा तो तुल्यता संबंध होगा, यदि नहीं होगा तो जो है तुल्यता संबंध नहीं होगा। तो यहाँ पर स्वतुल्य का नियम क्या है? यदि 1 कामा 1 जो एलिमेंट जो है R में है, मतलब एलिमेंट a कामा a जो है R में उपस्थित है, तो कहेंगे 1 कामा 1 इसके अंदर है, 2 कामा 2 भी इसके अंदर है, मतलब ये दोनों संख्या अगर बराबर है इसके अंदर तो क्या माना जाता है? स्वतुल्य माना जाता है। तो अब अगर यहाँ 1 कामा 1, 2 कामा 2, 3 कामा 3, 4 कामा 4 बराबर है तो क्या कहा जाता है? स्वतुल्य है। क्या हो जाएगा? यह स्वतुल्य है। तो एक तो आपको सिद्ध हो गया स्वतुल्य। अब सममित चेक करेंगे। स्वतुल्य तो हो गया, अब सममित कैसे चेक होता है? तो सममित अगर चेक करते हैं, जैसे यहाँ पर दिया गया है 1 कामा 2, तो 1 कामा 2 तो इसके अंदर है, 1 कामा 2 एलिमेंट जो है R, मतलब 1 कामा 2 जो समुच्चय है वो R में है, लेकिन 2 कामा 1 अगर इसका विपरीत उल्टा देखा जाए तो क्या R में है? तो 2 कामा 1 जो है R के अंदर नहीं है। अब सममित का नियम होता है 1 कामा 2 तो 2 कामा 1 उल्टा लेना रहता है, तो इसके अंदर 2 कामा 1 नहीं है। जब नहीं है तो एलिमेंट को क्या करेंगे? काट देंगे। नहीं है तो जब नहीं है तो क्या लिखा जाएगा? सममित नहीं है। क्या लिखेंगे यहाँ पर? सममित नहीं है। स्वतुल्य था लेकिन क्या है? सममित नहीं है। सममित नहीं हो गया, नहीं है। जब सममित नहीं है, अब हम लोग चेक करेंगे जो है संक्रामक है। तो यहाँ संक्रामक का नियम क्या होता है कि अगर यहाँ पर 1 कामा 4 लेते हैं, क्या लेते हैं? 1 कामा अगर यहाँ पर 2 ही लेते हैं, 1 कामा 2,
और यहाँ 2,4 ले लेते हैं। क्या इसके अंदर यह एलिमेंट है? तो देखेंगे यह दोनों एलिमेंट इसके अंदर है क्या? 1,2 तो देखेंगे ऊपर में देखेंगे 1,2 है और 2,4 भी है, 2,4 है, दोनों एलिमेंट हैं। लेकिन 2 से 2 ये कट जाए, 2 से 2 कट जाए तो क्या बचेगा? 1,4। तो कहेंगे यहाँ पर 1,4 भी है। तो देखेंगे 1,4 इसके अंदर है कि नहीं है, क्योंकि सममित का नियम संक्रामक का नियम क्या होता है कि इसका लास्ट वाला और इसका शुरू वाला काटने के बाद जो संख्या बचता है वह संख्या अगर उसके अंदर है तो संक्रामक होता है, अगर संख्या नहीं है तो संक्रामक नहीं होता है। तो 1,2 2,4 लिए हैं, 2 से 2 कट गया, 1,4। अब 1,4 इसके अंदर देखिए है और ये तीनों मान देखेंगे 1,2 भी है और यहाँ पर जो है 2,4 भी है और 1,4 भी है। तो ये तीनों मान इसके अंदर उपस्थित हैं। तो क्या लिखेंगे? यह संक्रामक है। क्या लिखेंगे? संक्रामक है। लेकिन यहाँ पर आपको क्या बताना? संक्रामक तो है लेकिन पहला क्या था? स्वतुल्य था, सम्मित था, सम्मित नहीं है, संक्रामक है। इसका मतलब तुल्यता संबंध नहीं है। तुल्यता संबंध का मतलब क्या है? लिखेंगे यह तुल्यता संबंध नहीं है। कहेंगे यहाँ पर यह तुल्यता संबंध नहीं है। तुल्यता संबंध का मतलब तो तुल्यता संबंध नहीं है, तुल्यता संबंध नहीं है। तुल्यता संबंध क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर जो है सम्मित जो है नहीं था। अगर तीनों स्वतुल्य रहता, सम्मित रहता और संक्रामक रहता तो तुल्यता संबंध माना जाता। लेकिन यहाँ पर तो सम्मित नहीं है, 1,2 2,1 उल्टा इसका विपरीत इसके अंदर नहीं था, तो इसलिए कहेंगे यह तुल्यता संबंध नहीं है। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब सीखेंगे अगला प्रश्न। तो अब अगला प्रश्न है, आबयु ए बराबर दिया गया 3 -2 -4 3 -2 -5 -1 1 2 को सम्मित आबयु तथा विषम सम्मित आबयु के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो यह प्रश्न बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हल, और हल में यहाँ पर पहले क्वेश्चन को करेंगे नोट। लिखेंगे यहाँ पर हल, और हल लिखने के बाद से यहाँ पे लिखेंगे ए बराबर क्या दिया गया है। तो ए बराबर पहले नोट कर लेंगे, यहाँ पर क्या है? 3 -2 -4 3 -2 -5 -1 1 2। यह मान किसका है? तो यह मान ए का मान पहले नोट कर लेंगे। अब इसका परिवर्त आव्यूह निकालेंगे ए डैश। अब ए डैश का मतलब क्या होता है? इसका परिवर्त आव्यूह। परिवर्त आव्यूह किसे कहते हैं? पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में बदल दिया जाए उसको परिवर्त आव्यूह कहा जाएगा। 3 3 -1 क्या लिखेंगे यहाँ पर? 3 3 -1। पहले यह पंक्ति में था, अभी यह स्तंभ में आ गया। -2 -2 1 क्या होगा? -2 -2 1 -4 -5 2 -4 -5 और क्या हो जाएगा? यह 2। यह बन गया कौन सा आव्यूह? परिवर्त आव्यूह। यहाँ पर ए का मान और यहाँ पर ए डैश का मान, दोनों मान पहले निकालना पड़ेगा। मान निकल जाएगा उसके बाद ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर परिवर्त आव्यूह मतलब पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में बदला गया है। अब यहाँ पी का मान निकालेंगे। पी बराबर क्या होता है? तो यहाँ पर 1/2 और यहाँ लिखेंगे ए प्लस और यहाँ लिखेंगे ए डैश हो जाएगा। पी का मान कैसे निकाला जाता है? 1/2 ए प्लस ए डैश। अब यहाँ पर इसको आगे जब बढ़ाएंगे तो क्या बनेगा? यहाँ पर पी बराबर हो जाएगा 1/2। अब यहाँ पर जो मान रखना है, अब ए का मान रख देंगे। तो ए का मान क्या है? 3 -2 -4 3 -2 -5 -1 1 2। यह किसका मान है? ए का मान हो गया। करेंगे ए डैश का मान क्या है? 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2। यह किसका मान है? ए डैश का मान है और यह हो जाएगा कोष्टक बंद। यहाँ पर कोष्टक लगा लेंगे 1/2 और यहाँ 1/2 से अब इसको जब जोड़ करेंगे तो क्या बनेगा? तो लिखेंगे P बराबर, अगला लाइन बनेगा 1/2। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? 3 का जोड़ 3 क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 3 में -2 यहाँ घट जाएगा तो 3 में से जब 2 घटेगा तो यह बनेगा यहाँ पर 1 हो जाएगा। -1 है और -4 है, क्या बनेगा? -5 हो जाएगा।
-5 हो गया, -2 है, 3 है, 3 में से 2 चला जाएगा तो बचेगा 1, -2 मिल करके -4, और यहाँ 1 है, 1 में से 5 जाएगा -4 हो जाएगा, -4 -1 मिल करके -5 हो जाएगा, और -5 और यहाँ 1 है तो 1 में से 5 जाएगा तो -4, और यहाँ 2 में और 2 मिल करके हो जाएगा +4। तो यह कहाँ से आ गया, समझ में आ गया होगा। इन दोनों को क्या किया गया है, जोड़ा गया है। तो जोड़ने के बाद जो है यह मान आ गया, पी का मान 1/2 आ गया है, और ये 6 कैसे आया, 3 3 मिला के 6 हुआ, 3 में से 2 जाएगा 1 हो जाएगा, -1 में -4 -5, ऐसे जो है दोनों को क्या कर दिए हैं, जोड़ दिए हैं। जोड़ने के बाद अब आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर 1/2 को अंदर कर देंगे, यहाँ पर 1/2 से अंदर गुणा कर लेंगे। जब गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, अब यहाँ पे देखेंगे 6 है तो 6 में गुणा करेंगे, 6/2, 6 यहाँ हो जाएगा 1/2 -5/2, और यहाँ हो जाएगा 1/2 -4/2, यहाँ हो जाएगा -4/2, और यहाँ माइनस नीचे हो जाएगा, नीचे बनेगा -5/2, और यहाँ हो जाएगा -4/2, और यहाँ हो जाएगा 4/2। मतलब सब में 1/2 से क्या किए हैं, गुणा कर लिए हैं। गुणा करने के बाद से क्या आएगा, पी का मान, पी का मान आ जाएगा। अब यहाँ पर अगला बनेगा, 2 से 6 कट जाएगा, 3 1/2 -5/2, और यहाँ हो जाएगा 1/2, 1/2 2 दूना 4 -2 2 दूना 4 -2 -5/2, और यहाँ 2 दूना 4 -2 हो जाएगा, 2 दूना 4। मतलब 2 से जो कटने वाला संख्या रहेगा, 2 से संख्या को क्या करेंगे, काट देंगे। तो अब ये काटने के बाद जो मान आया है, पी का मान जो आया है, अगर पी डैश किया जाए तो उसका अगर पी डैश करते हैं तो क्या वही मान आएगा कि दूसरा आएगा। अगर इसका डैश करते हैं, परिवर्त आव्यूह करते हैं, पी डैश कर दिया जाए तो क्या बनेगा। तो यहाँ देखिए 3 है, 3 1/2 -5/2। अगर ये पंक्ति है, अगर इस पंक्ति को स्तंभ में लिखें, 3 1/2 1/2, और यहाँ है -5/2, -5/2 हो जाएगा, -5/2 1/2 -2, और ये -2, इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 1/2 -2, और यहाँ हो जाएगा -2, और एक यहाँ पर हो जाएगा -5/2, और यहाँ -2, और ये 2 हो जाएगा। मतलब पंक्ति को अगर स्तंभ में बदलें और स्तंभ को पंक्ति में बदलें तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, दोनों मान बराबर आ गया, पी का मान और पी डैश का मान। यहाँ पंक्ति को स्तंभ में बदले हैं, स्तंभ को पंक्ति में बदले हैं, तो दोनों मान बराबर आ गया। जब वो बराबर आ जाएगा तो यहाँ क्या लिखेंगे, पी, अतः पी लिखेंगे, पी एक कौन आव्यूह हो जाएगा, सममित आव्यूह है। क्या हो जाएगा, एक सममित आव्यूह है। जब बराबर आ जाएगा तो सममित आव्यूह मानते हैं। अब यहाँ पर चेक करेंगे विषम सममित आव्यूह के लिए। ये तो सममित आव्यूह हो गया, सममित आव्यूह है। ये कौन सा आव्यूह है, सममित आव्यूह है। तो अब यहाँ पर विषम सममित आव्यूह कैसे चेक करेंगे। अभी देखिए सममित आव्यूह को चेक करने का नियम क्या है, एक बार और रिवीजन कर देते हैं। पहले सबसे पहले ए का मान दिया रहेगा, उसको परिवर्त आव्यूह कर लीजिएगा। परिवर्त आव्यूह पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति में बदल लेंगे। p बराबर 1/2 a प्लस a डैश करेंगे, 1/2 ये a का पूरा मान और यह a डैश का मान, दोनों को जोड़े हैं, 1/2 से अंदर गुणा कर लीजिए। गुणा करने के बाद जो कटने वाला अंक है उसको काट दीजिएगा। काटने के बाद जो मान आएगा उस मान को पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति में बदलेंगे तो पूरा मान सेम आ जाएगा। और जब पूरा मान सेम आएगा तो उसको कहा जाएगा पी एक कौन आव्यूह है, सममित आव्यूह है। अब चेक करेंगे विषम सममित आव्यूह है कि नहीं है। अब विषम सममित आव्यूह लाने के लिए Q बराबर क्या होता है, 1/2 a माइनस a डैश हो जाता है। अब यहाँ पर इसके पहले क्या था, ये प्लस में था, अब ये माइनस में हो जाएगा। अब इसको आगे हल करेंगे तो Q बराबर हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ a का मान भर दीजिए। अब a का मान क्या था, तो a का मान 3 -2 -4 था, 3 -2 -5 और यहाँ पर -1 और 1 2। यह किसका मान है, प्रश्न में जो दिया गया था a का मान हो गया। और यहाँ पर माइनस करेंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर प्लस नहीं करना है, माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस होने के बाद से यह मान अब a डैश का मान इसी का परिवर्त आव्यूह कर लेंगे। 3 हो जाएगा, 3 के बाद से यहाँ 3 -1
तीन, यहाँ हो जाएगा -2 -2 -2 1 -4 -5 और 2 हो जाएगा। ये किसका मान है? तो बी का मान, ए डैश का मान हो जाएगा। परिवर्त अवयव है क्योंकि q बराबर 1/2 a माइनस ए डैश। अब यहाँ पर 1/2 उतर जाएगा, ये पूरा मान a का माइनस कर लेंगे और यह हो गया a डैश का। अब यह डैश का मान होने के बाद से अब इसको हल करेंगे तो क्या मान आएगा? q बराबर 1/2। अब यहाँ पे मान क्या आ जाएगा? 3 में से 3 घट जाएगा तो यह हो जाएगा 0। 3 में से -2 घटेगा तो प्लस हो गया, 3 2 मिल करके क्या बनेगा? 5 हो जाएगा। -1 है, माइनस +4 हो जाएगा, +4 में से 1 घट जाएगा तो 3 हो जाएगा। -2 में से 3 घटेगा तो -2 -3 -5 हो जाएगा। -2 और -2 है तो माइनस में मिल के +2, 2 में से 2 निकल गया 0 हो जाएगा। 1 में से -5 घटेगा तो +5 हो जाएगा, 5 और 1 मिल करके 6 हो जाएगा। -4 -1 तो 1 में से 4 घटेगा तो यहाँ बचेगा -3, -5 और -1 मिल करके -6 हो जाएगा और 2 है, अब -2 यह हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये लाइन कहाँ से आ गया? इस मान में से इस मान को क्या किए हैं? घटाए हैं। और घटाने पे चिन्ह को ध्यान देना पड़ेगा, जो चिन्ह बदल जा रहा है उस चिन्ह को आपको समझना है। अब यहाँ 1/2 को अंदर कर लीजिए, जब 1/2 अंदर चला जाएगा तो q बराबर क्या बनेगा? अब यहाँ पर 1/2 में गुणा करेंगे तो क्या बनेगा? 0 हो जाएगा। यहाँ 1/2 में गुणा करेंगे तो 5/2 हो जाएगा। यहाँ गुणा करेंगे तो 3/2 हो जाएगा। यहाँ गुणा कर लेंगे -5/2 हो जाएगा। 0 में गुणा करेंगे तो 0 होगा। 6 में 2 से 1/2 से करेंगे 2 3 6 3 हो जाएगा क्योंकि 2 से 6 कट जाएगा। और यहाँ गुणा करेंगे तो -3/2 हो जाएगा और यहाँ 2 3 6 -3 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। मतलब 1/2 से जब गुणा करने पर क्या क्या संख्या आया तो यह संख्या को यहाँ पर नोट कर लिया है। यहाँ 6 को कट गया और ये भी 6 कट गया है 2 से, और काटने के बाद जो संख्या है उस संख्या को नोट करेंगे। अगर इसका डैश किया जाए, क्यू डैश अगर निकालना है और क्यू डैश जो है -q के बराबर अगर आ जाता है तो इसको कहा जाता है सम्मित विषम सम्मित अवयव। तो यहाँ पर अगर इसका डैश करने पर क्या आ रहा है तो डैश करने पर क्या कहेगा? 0 और यहाँ लिखेंगे 5/2, 5/2 हो जाएगा और यहाँ मान आ जाएगा 3/2। पंक्ति को किस में बदलना है? पंक्ति को स्तंभ बदल दिए, पंक्ति में था स्तंभ में आ गया। अब यहाँ पर जो पंक्ति में है क्या है? -5/2 है, 0 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे -3/2 और यहाँ हो जाएगा -3 और ये 0 हो गया। पंक्ति को किस में लाए हैं? पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में लाएं तो देखेंगे क्या मान बराबर है। तो यहाँ पर देखेंगे 0 है तो 0 था, लेकिन यह -5/2 है, यहाँ पर +5/2 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? माइनस को कॉमन लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर विषम सम्मित लाना है। तो q डैश बराबर अगर माइनस कॉमन ले लें तो क्या बनेगा? 0 प्लस में हो या माइनस में हो 0 ही रहेगा। ये प्लस हो जाएगा 5/2 हो जाएगा, ये माइनस में था प्लस हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, ये माइनस में प्लस में था माइनस हो जाएगा 5/2 हो जाएगा और ये 0 तो 0 रहेगा, -3 +3 हो जाएगा और यहाँ 3/2 प्लस में है तो क्या बनेगा? -3/2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ये देखेंगे पंक्ति को जो स्तंभ में जो बदले थे यह मान माइनस में जब कॉमन ले लिए तो यह पूरा मान यहाँ पर आ गया, पूरा मान एकदम एक बराबर आ गया। और जब यहाँ पे बराबर आ गया यह पूरा मान q का मान और यह पूरा मान q डैश का मान, पूरा मान मिला लीजिए एकदम बराबर आ गया है। और जब पूरा बराबर आ गया है तो ये मान क्या कहा जाएगा? विषम सम्मित अवयव। इसका मतलब q डैश जो q के अगर बराबर आ जाए, q डैश q के बराबर आ जाए, -q के बराबर आ जाए तो क्या कहा जाता है? विषम सम्मित। कौन अवयव? विषम सम्मित अवयव है, विषम सम्मित अवयव कहा जाता है, विषम सम्मित अवयव है। तो विषम सम्मित अवयव का मतलब क्या है और सम्मित अवयव का मतलब क्या है? सम्मित अवयव p डैश p के बराबर आ जाए, p डैश p के बराबर आ जाए, p डैश p के बराबर जब आया तो इसका मतलब सम्मित अवयव। q डैश -q के बराबर आना चाहिए तो विषम सम्मित अवयव कहा जाता है। अब ये कहा गया कि दोनों को जोड़ निकालिएगा, p और q का जोड़ निकाल दीजिए। तो यहाँ लिखेंगे p प्लस q का मान यहाँ निकालेंगे तो p प्लस q का मान, तो p का मान क्या आया था और q का मान क्या आया था। अब दोनों मान को यहाँ पर रख देंगे तो p का मान क्या आया था? 3 आया था, 1/2 आया था, -5/2 आया था और यहाँ पर 1/2 आया है और यहाँ -2 है और ये -2 है, -5/2 है
और यहाँ पर -2 है और यह 2 है। ये किसका मान है? P का मान आया था। और यहाँ प्लस करेंगे और ये Q का मान ऊपर जो मान आया था क्या आया था? 0 -5/2 -5/2 -3/2 और क्या था यहाँ पर? 5/2 5/2 था और यहाँ 0 था -3 और ये 3/2 और ये 3 और ये 0। ये किसका मान है? Q का मान है। ऊपर जो मान रखे हैं ये P का मान और ये Q का मान, क्योंकि लास्ट में योगफल पूछा गया है। अब इसका योगफल अगर करेंगे तो कितना मान आएगा? तो योगफल करेंगे, योग करेंगे मतलब जोड़ करेंगे तो क्या आएगा? अगर 3 में 0 जोड़ दें तो 3 में 0 जोड़ेंगे, 3 में 0 जोड़ेंगे तो 3 ही होगा। और 1/2 5/2 5 और 1 6 और 6/2, इसका मतलब इसका उत्तर क्या आ जाएगा? 3 ही आएगा। और -5 और ये 3 है, 3 में से 5 जाएगा -2 और 2 से 2 कट जाएगा, क्या आएगा? -1 आ जाएगा। 1/2 में से -5/2 घटाएंगे तो -4/2, 2 से काट दीजिए, -2 आ जाएगा, -2 आ जाएगा। -2 में 0 जोड़ेंगे तो -2 ही कहेगा। -2 में 3 जोड़ेंगे तो 3 में से 2 जाएगा, 1 हो जाएगा। और यहाँ -5 है, -3 -8 हो गया और 2 से 8 कटेगा तो -4 हो जाएगा, -4 -2 -3 -5 हो जाएगा, -5 हो जाएगा। और 2 और 0 जोड़ेंगे तो 2 ही रहेगा। यह पूरा मान अगर देखा जाए तो यह पूरा मान जो है A का मान आ गया। तो P + Q किसके बराबर आ गया? A के बराबर आ गया। तो उम्मीद करते हैं यह मान जो आया है A का मान कहाँ से आ गया, क्योंकि पूरे प्रश्न में यह A का मान प्रश्न में दिया गया था। एक बार प्रश्न को देख लेते हैं। तो यहाँ प्रश्न में जो मान दिया गया था 3 देखिए, 3 -2 -4 3 -2 और -5 -1 1 2, ये पूरा मान, यहाँ पर पूरा मान एकदम सेम आ गया। इसका मतलब योगफल करने पर सममित अवयव और विषम सममित अवयव का योगफल करने पर वही मान आ गया। तो इसका मतलब योगफल इसका जो है आ चुका है, क्योंकि इसमें योगफल पूछा गया था कि सममित अवयव विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। हमने योगफल के रूप में व्यक्त किए। तो सममित अवयव का अर्थ और विषम सममित अवयव का अर्थ आप लोग समझ गए होंगे कैसे इसको हल किया गया है। एक बार अच्छे से इसको समझिएगा और अपने कॉपी में नोट करिएगा, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब अगला प्रश्न है, यदि -1 से बड़ा और 1 से छोटा x का मान के लिए x √1 + y + y √1 + x बराबर 0 है, तो सिद्ध कीजिए कि dy/dx बराबर क्या लाना है? -1/1 + x² जो है सिद्ध करना है। तो कैसे इसको सिद्ध करेंगे? तो सबसे पहला काम करेंगे, यहाँ लिखेंगे हल, और हल लिखने के बाद से अब इस प्रश्न को यहाँ से पहले नोट करेंगे। x √1 + y +y √1 + x बराबर क्या है? 0 है। अब इसके सहायता से यह अवकलन करना है, अवकलन करके इसको सिद्ध करना है। तो सबसे पहला काम करेंगे, ये प्लस है, पक्षांतर करेंगे तो यह बन जाएगा माइनस, x √ हो जाएगा 1 + y हो जाएगा, बराबर हो गया, ये प्लस था तो -y हो जाएगा और √1 + x हो जाएगा। अब ये प्लस था, पक्षांतर कर दिए, क्या बन गया? माइनस हो गया। अब यहाँ क्या लिखेंगे? दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे। अब यहाँ दोनों पक्षों में वर्ग क्यों करेंगे? क्योंकि कर्णी को हटाना है। तो लिखेंगे यहाँ पर दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर अब वर्ग कर दिया जाएगा और कर्णी क्या हो जाएगा? हट जाएगा। तो क्या बनेगा यहाँ पर? x √1 + y का होल वर्ग हो जाएगा, यहाँ पर वर्ग हो गया, बराबर -y √1 + x का होल वर्ग हो जाएगा। दोनों पक्षों में वर्ग कर दिया गया। वर्ग से क्या होगा? अब यहाँ पर कर्णी हट जाएगा और यहाँ वर्ग से माइनस भी हटेगा, कर्णी भी हट जाएगा। तो यहाँ क्या बनेगा? x का वर्ग और कर्णी हट जाएगा तो 1 + y हो जाएगा, बराबर, यहाँ वर्ग से कर्णी हटेगा, y का वर्ग और कर्णी हट जाएगा, 1 + x हो जाएगा। तो वर्ग से कर्णी हट गया और माइनस भी हट गया। अब यहाँ x² से अंदर गुणा कर लेंगे। तो x² का गुणा जब करेंगे तो क्या बनेगा? x² + x में गुणा होगा, x² y हो जाएगा, बराबर y में गुणा करेंगे y का स्क्वायर हो जाएगा और y में x का गुणा करेंगे तो x y का स्क्वायर हो जाएगा।
तो यह जो है गुणा भी समझ में आ गया कि एक्स स्क्वायर में अंदर गुणा किए, वाई स्क्वायर में अंदर में गुणा कर दिए। अब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को एक पास करेंगे, ये प्लस में है पक्षांतर कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा बराबर, ये प्लस में पक्षांतर करिए क्या बनेगा, एक्स वाई का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे सूत्र बन गया ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग, एक कोष्टक में क्या बनेगा एक्स प्लस वाई और दूसरे कोष्टक में बनेगा एक्स माइनस वाई हो जाएगा। अब यहाँ पर जो कॉमन जो लेना है तो यहाँ पर अगर देखिए एक्स प्लस वाई है एक्स माइनस वाई, ऐसा भी यहाँ काम करेंगे कि दोनों में से कोई एक पद यहाँ बन जाए। तो अगर यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर को हम आगे लिखे एक्स स्क्वायर वाई और यहाँ पर लिखिए प्लस एक्स वाई का स्क्वायर, अब इसमें से कॉमन क्या दिखाई दे रहा है तो कॉमन लिखेंगे यहाँ पर, अगला लाइन क्या बनेगा एक्स प्लस वाई, दूसरे क्वेश्चन में क्या बन जाएगा एक्स माइनस वाई हो जाएगा। इसमें से माइनस एक्स वाई कॉमन ले लीजिए, माइनस एक्स वाई कॉमन ले लेंगे, माइनस एक्स वाई कॉमन लेंगे तो यहाँ माइनस था तो ये बन जाएगा प्लस एक्स बचेगा, क्योंकि दो घात है एक घात कॉमन हो गया, एक्स बच गया, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, एक्स बाहर आ गया वाई बाहर आ गया, एक वाई बचेगा, एक्स माइनस वाई हो जाएगा। अब यहाँ पर एक्स माइनस वाई से एक्स माइनस वाई क्या हो जाएगा कट जाएगा, एक्स माइनस वाई से एक्स माइनस वाई काट दीजिए, दोनों पक्ष में आ गया। अब अगला लाइन क्या बनेगा तो अगला लाइन जो बनेगा एक्स प्लस वाई बराबर क्या है माइनस एक्स वाई हो जाएगा। अब ये प्लस वाई था तो इसको अगर यहाँ पक्षांतर कर दे, यह वाला मान पक्षांतर कर दे और एक्स को उधर पक्षांतर कर दे तो क्या बनेगा, वाई वाला को एक पास कर लिया जाए तो वाई प्लस एक्स वाई हो जाएगा बराबर, और ये प्लस एक्स है पक्षांतर करेंगे माइनस एक्स हो जाएगा। अब इसमें से कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, इसमें वाई कॉमन दिखाई दे रहा है तो वन प्लस एक्स हो जाएगा, वाई कॉमन ले लेंगे बराबर क्या हो गया माइनस एक्स हो जाएगा। अब यहाँ वाई बराबर क्या बनेगा माइनस एक्स बटा, और नीचे इसको भेज देंगे वन प्लस एक्स, गुणा है तो भाग बन जाएगा वन प्लस एक्स हो गया। अब इसको अवकलन करेंगे और यहाँ अवकलन जो किया जाएगा ना तो भाग विधि का अवकलन लागू करेंगे, तो यहाँ अवकलन क्या होता है तो लिखेंगे डी वाई बटा डी एक्स, यहाँ एक बार अवकलन करना है तो डी वाई बटा डी एक्स पहले होता है, ये पहले माइनस यहाँ किनारे पहले नोट कर लेंगे, पहला का नियम होता है पहले हर का मतलब वन प्लस एक्स हर हो गया। यहाँ पर अवकलन, अब अंश का अवकलन, तो अंश का अवकलन क्या हो जाएगा एक्स का अवकलन होगा, हर अंश का अवकलन माइनस अंश डी अपान डी एक्स हर का अवकलन वन प्लस एक्स का अवकलन हो जाएगा, पूरे का बटा हर का स्क्वायर। यह जो है नियम कौन सा लागू किए हैं, यह भाग का नियम जो लागू किया गया। पहले नियम क्या होता है, पहले माइनस, यह माइनस पहले नोट कर लीजिए, ये माइनस आ गया, यह हर आ जाएगा, हर अंश का अवकलन माइनस अंश, और यह हो गया हर का अवकलन बटा हर का स्क्वायर हो गया। अब अगला लाइन जो बनेगा क्या बनेगा डी वाई बटा डी एक्स हो जाएगा बराबर माइनस कोष्टक में वन प्लस एक्स हो जाएगा, वन प्लस एक्स हो जाएगा, और एक्स का अवकलन क्या होगा, एक्स का अवकलन एक होगा माइनस एक्स हो जाएगा, वन का अवकलन जीरो हो गया प्लस एक्स का अवकलन एक हो जाएगा, पूरे का बटा हो जाएगा, पूरे का बटा, और नीचे क्या है एक्स स्क्वायर, आगे माइनस चिन्ह लगा है, यहाँ कोष्टक बंद कर देंगे। एक बार इसको लाइन को समझेंगे एक बार, और वन प्लस एक्स यहाँ नोट कर लेंगे क्योंकि इसका अवकलन नहीं करना है, एक्स का केवल अवकलन होगा, तो एक्स का अवकलन वन होता है और यहाँ माइनस उतर गया, एक्स उतर जाएगा, और यहाँ वन का अवकलन जीरो होगा और एक्स का अवकलन एक होगा। अब यहाँ पर एक में गुणा कर लेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर डी वाई बटा डी एक्स हो जाएगा बराबर माइनस कोष्टक में, अब एक का गुणा एक में होगा तो वन प्लस एक्स हो जाएगा, और एक्स में का गुणा करेंगे तो माइनस एक्स हो जाएगा बटा, और नीचे क्या बनेगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे कौन कट जाएगा तो एक्स से एक्स कट जाएगा क्योंकि एक्स प्लस में है और एक्स माइनस में, एक्स प्लस माइनस में होने की वजह से एक्स कट गया, कटने के बाद से बचा क्या, यही सिद्ध करना था, डी वाई बटा डी एक्स बराबर क्या लाना है माइनस एक बटा, और यहाँ ध्यान दीजिए यहाँ पर जो है हर में जो है वन प्लस एक्स है, यहाँ वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर रहेगा, वन प्लस एक्स है, यहाँ वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर रहेगा, और यहाँ पर भी वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर रहेगा। यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्योंकि हर में वन प्लस एक्स है तो वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर, वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर, वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और नीचे भी क्या रहेगा वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब जो है यही सिद्ध करना था और यही सिद्ध करना है, मिलान कर सकते हैं कि यही सिद्ध करना है।
एक बार देख सकते हैं डी वाई बटा डी एक्स क्या सिद्ध करना है, तो डी वाई बटा डी एक्स बराबर -1/1 + एक्स का होल स्क्वायर लाना था। और ये नियम यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है, ये जो भाग का नियम लागू किए हैं तो ये भाग का नियम जो लागू किया पहले हर हो गया अंश का अवकलन माइनस अंश हर का अवकलन हर का स्क्वायर, यहाँ हर में 1 + x है तो 1 + x का पूरे का होल वर्ग रहेगा और अगला लाइन भी 1 + x का या होल स्क्वायर रहेगा। अब x कट गया क्योंकि अवकलन किए हैं और x में जो है अंदर गुणा हो गया है, x कट गया बचा कौन सी 1 + x का होल स्क्वायर बच जाएगा। तो नीचे क्या हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स बराबर -1/1 + x का होल स्क्वायर, और यही क्या करना था सिद्ध करना था। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा कैसे इसको सिद्ध किया गया है। तो अब सीखेंगे अब अगला प्रश्न। अब अगला प्रश्न क्या है, अब अगला प्रश्न के बारे में समझेंगे। तो अगला जो प्रश्न है रेखा युग्मों वेक्टर r बराबर 3i + j - 2k प्लस लेमडा i - j - 2k है। वेक्टर r बराबर 2i - j - 56k प्लस म्यू 3i - 5j - 4k के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर कोण ज्ञात करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल, और हल लिखने के बाद ये क्वेश्चन में पहले क्या करेंगे वेक्टर r बराबर पहले नोट करेंगे, वेक्टर r बराबर क्या है 3i + j - 2k और यहाँ दिया गया प्लस लेमडा i कैप - j कैप - 2k कैप। अब यहाँ पर इसको तुलना करेंगे, किससे तुलना करेंगे वेक्टर r बराबर यहाँ तुलना करेंगे a1 प्लस लेमडा वेक्टर b1 से क्या करेंगे तुलना करने पर तुलना कर लेंगे। तुलना करने पर यहाँ पर a1 का मान क्या है b1 का मान क्या है पहले तुलना करके यहाँ नोट कर लेंगे। तो a1 का मान इसमें क्या है तो लिखेंगे यहाँ पर a1 वेक्टर a1 बराबर क्या है 3i + j - 2k या a1 का मान है, और b1 का मान क्या है तो b1 का मान क्या है i - j - 2k। यह जो मान a1 का और b1 का मान पहले निकालना है, तो इससे तुलना करके a1 का मान b1 का मान निकाल लेंगे। अब दूसरा यहाँ पर जो रेखा युग्म में दिया है अब इसको नोट करेंगे। तो दूसरा जो रेखा युग्म में दिया गया है अब वह क्या है इसको नोट करते हैं। अब यहाँ से दूसरा रेखा युग्म क्या करेंगे यहाँ पे नोट करेंगे वेक्टर r बराबर क्या दिया गया है 2i - j - 56k, यह किसका मान हो गया, यह दूसरा और जो रेखा युग्म है प्लस म्यू और यहाँ लिखेंगे 3i - 5j - 4k। अब इसको तुलना करेंगे, अभी किसको तुलना करेंगे इससे जो है तुलना किससे किया जाएगा तो लिखेंगे अगला लाइन वेक्टर r बराबर अब इसको लिखेंगे a2 प्लस म्यू यहाँ पर b2 a2 वेक्टर b2 से क्या करेंगे तुलना करने पर तुलना कर लिया जाएगा, तुलना करने पर तुलना करेंगे तो a2 का मान क्या है और b2 का मान क्या है। यहाँ लिखेंगे अब a2 बराबर क्या है तो लिखेंगे यहाँ पर a2 बराबर है 2i - j -56k, यह जो है a2 का मान है, और b2 का मान क्या है b2 का मान है 3i - 5j - 4k, यह किसका मान है यह मान है b2 का है। अब यहाँ पर कोण पूछा जा रहा है तो कोण का सूत्र क्या होता है काश थीटा यहाँ पर निकालना है, तो काश थीटा का सूत्र लिखेंगे काश थीटा बराबर होता है मपांक वेक्टर b1 इंटू वेक्टर b2 बटा वेक्टर b1 का मपांक वेक्टर b1 का मपांक और मपांक क्या हो जाएगा वेक्टर b2 का मपांक। और यह जो सूत्र लिखेंगे किसका सूत्र है यह काश थीटा का सूत्र होता है वेक्टर b1 इंटू वेक्टर b2 b1 का मपांक इंटू वेक्टर b2 का मपांक, ये सूत्र होता है। अब इस सूत्र में क्या करेंगे मान को क्या करेंगे रखेंगे, मान को रख करके इसको आगे हल करेंगे। तो कैसे हल करेंगे अब अगला लाइन क्या बनेगा काश थीटा बराबर हो जाएगा और यहाँ पर मान रखेंगे b1, तो b1 का मान ऊपर देखेंगे क्या है एक बार देख सकते हैं b1 का मान क्या है तो i - j - 2k, क्या लिखेंगे यहाँ पर i - j - 2k,
यह मान जो है B1 का है और यहाँ लिखेंगे B2 का मान क्या है, तो B2 का मान 3i माइनस 5j माइनस 4k, यह B2 का मान है, बटा हो जाएगा बटा। अब यहाँ लिखेंगे B1 का मापांक, तो B1 का मापांक कैसे निकलेगा, यहाँ लिखेंगे 1 का वर्ग प्लस माइनस 1 का वर्ग प्लस माइनस 2 का वर्ग, यह कहाँ से आ गया, अंडर रूट। तो यह जो है यह B1 का मापांक जब निकालेंगे तो करनी में लिखते हैं I का गुणांक, J का गुणांक और K का गुणांक। यहाँ I का गुणांक क्या है, 3 है, 3 का वर्ग प्लस माइनस 5 का वर्ग प्लस यहाँ लिखेंगे प्लस माइनस 4 का वर्ग हो जाएगा। अब यहाँ पर मान भर करके इसको जब हल करेंगे तो उत्तर क्या आएगा, वही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो लिखेंगे काश थीटा बराबर हो जाएगा। अब इसका गुणा करेंगे, I का गुणांक यहाँ 1 है, यहाँ I का गुणांक 3 है, तो 1 का गुणा जब 3 में करेंगे तो 3 एक अन्नम 3 हो जाएगा, यह 3 हो गया। माइनस 1 का गुणा माइनस 5 में करेंगे तो प्लस 5 हो जाएगा। माइनस 2 का गुणा माइनस 4 में करेंगे तो ये प्लस 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8 बटा नीचे अंडर रूट में। अब अंडर रूट 1 का वर्ग 1 होगा, 1 का वर्ग 1 हो जाएगा और 2 का वर्ग क्या होगा, 4 हो जाएगा। अंडर रूट में यहाँ पे क्या होगा, 3 का वर्ग 9 होगा, 5 का वर्ग 25 होगा और 4 का वर्ग 16 हो जाएगा। मापांक बंद कर देंगे। कहाँ से आया, 3 कहाँ से आया, एक बार रिवीजन करेंगे। I के बगल में 1, I के बगल में 3, 3 एक का नाम 3, यहाँ माइनस 1 है, माइनस 5 है, गुणा करेंगे प्लस 5, 2 में 4 का गुणा करेंगे 8। अब इसको जोड़ेंगे तो 5 3 8 और 8 मिल करके क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो काश थीटा बराबर हो जाएगा, ऊपर अब 16 हो गया बटा 16 बटा, अब 16 बटा होने के बाद से अब यहाँ करनी में क्या बचेगा, करनी में हो गया, करनी में यह 6 हो जाएगा और करनी में यह हो जाएगा, करनी में 16 9 25, 25 मिल करके 50 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 50 मापांक में 50 हो गया। अब यहाँ पर काश थीटा बराबर लिखेंगे, यहाँ पर काश थीटा बराबर, अब यह 16 को 6 को और या 50 को कैसे लिख सकते हैं, 16 बटा 6 को लिख सकते हैं 2 दूना 6, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 हो जाएगा। अब 50 को क्या लिख सकते हैं, 50 को 2 गुणे 5 हो जाएगा, 5 पे जब 25, 25 दूना 50 हो गया। अब इसमें जोड़ा बैठाएंगे तो देखिए 5 का जोड़ा बैठ जा रहा है और 2 का जोड़ा बैठ जा रहा है, 3 का जोड़ा नहीं बैठ पा रहा है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, काश थीटा बराबर हो जाएगा 16 बटा हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, 5 बाहर आ जाएगा और करनी में 3 हो जाएगा, क्योंकि करनी 3 का जोड़ा नहीं बैठा है। अब 2 से 16 कट जाएगा, 2 8 16, तो क्या बनेगा यहाँ पर, काश थीटा बराबर लिखेंगे, काश थीटा बराबर 2 से 16 कट गया तो 8 बटा और 5 करनी में 3 हो जाएगा, 5 करनी में 3 हो जाएगा। और अगर थीटा बराबर लिखेंगे तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो काश इनवर्स लगा सकते हैं, 8 बटा का हो जाएगा 5 करनी में 3 हो जाएगा, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिए 6 को तोड़ दिए, 2 तिहाई 6, 50 को 2 गुणे 5 गुणे 5, 5 का जोड़ा और ये 2 का जोड़ा बैठ गया, बाहर आ गया, करनी से बाहर आएगा, 2 से 16 काट दिए हैं, 8 हो गया। थीटा बराबर काश इनवर्स 8 बटा 5 करनी में 3, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न को समझते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अब अगला प्रश्न है, रेखाओं x प्लस 1 बटा 7 बराबर y प्लस 1 बटा माइनस 6 बराबर z प्लस 1 बटा 1, यह कार्तिक रूप समीकरण दिया गया है और यह दूसरा कार्तिक रूप समीकरण दिया गया है और इनमें बताना है न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल, और हल लिखने के बाद से जो है अब इस समीकरण को पहले नोट करेंगे। क्या दिया गया है, x प्लस 1 बटा 7 दिया गया है बराबर y प्लस 1 बटा माइनस 6 दिया गया है बराबर z प्लस 1 बटा 1 दिया गया है। अब इसको तुलना करेंगे। अब किससे तुलना किया जाता है, तो तुलना जो है कार्तिक रूप समीकरण से तुलना करेंगे, x माइनस x1 बटा a1 बराबर लिखेंगे यहाँ पर y माइनस y1 बटा लिखेंगे यहाँ पर b1 बराबर z माइनस z1 बटा यहाँ पर लिखेंगे c1 से क्या करेंगे, तुलना करने पर, से तुलना करने पर अब यहाँ तुलना करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर लिखेंगे तुलना करने पर,
जब तुलना कर लेंगे तो इसमें से मान निकल जाएगा। किसका किसका मान निकलेगा? अब यहाँ पर x1 का मान क्या है, तो x मिल गया। x1 का मान यहाँ -1 है, -1 रखा गया तभी ये प्लस बना है, इसलिए लिखें यहाँ x1 का मान -1 हो गया। और यहाँ पर y1 का मान क्या है, तो y1 का भी मान -1 है। और यहाँ z1 का मान भी क्या है, तो z1 का मान भी -1 है। अब ये क्योंकि तीनों मान प्लस में दिया गया है तो जब माइनस रखेंगे तभी तो प्लस बनेगा। a1 का मान क्या है, तो कहेंगे a1 का मान 7 है। और b1 का मान क्या है, तो b1 का मान -6 है। और c1 का मान क्या है, तो c1 का मान 1 है। तो x1 y1 z1 a1 b1 c1 का मान निकल गया। अब इसी प्रकार अगर दूसरा जो है कार्तिक रूप लिखते हैं तो दूसरा का कार्तिक रूप क्या है, x -3/1 बराबर है y -5/-2 बराबर है z -7/1 है। अब इसको तुलना किससे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए कार्तिक रूप यहाँ x -x1 से तुलना किए हैं तो यहाँ करेगा x -x2 बटा यहाँ हो जाएगा a2 बराबर हो जाएगा y -y2 बटा हो जाएगा यहाँ पर b2 बराबर हो जाएगा z -z2 बटा हो जाएगा यहाँ पर c2 से तुलना करने पर। अब यहाँ तुलना देख लीजिए किससे हो रहा है, पहले वाले समीकरण को दूसरे समीकरण को दोनों को ध्यान से देखिएगा। यहाँ x1 यहाँ x -x1 यहाँ x -x2 y -y2 यहाँ z -z2 यहाँ a2 b2 c2 यहाँ a1 b1 c1। तो उम्मीद करते हैं ये तुलना समझ में आ गया होगा। तो अब यहाँ पर x2 का मान क्या है, अब x2 का मान क्या है और उसके बाद से यहाँ पर जो है y2 का मान क्या है और z2 का मान क्या है, a2 b2 c2 का मान क्या है। अब यहाँ मान को क्या करेंगे, यहाँ पर निकाल लेंगे। तो x2 का मान यहाँ पे लिख लेंगे, x2 का मान है x2 का मान, आप देखिए x2 का मान 3 है, x2 का मान क्या है 3 क्योंकि माइनस माइनस मिल जा रहा है। y2 का मान क्या है, तो कहेंगे y2 का मान 5 है। और z2 का मान क्या है, तो कहेंगे z2 का मान 7 है। क्योंकि ये सब मान माइनस में है, बीच में देखिए माइनस में है तो इससे सब मान क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यहाँ पर धनात्मक था तो ऋणात्मक होगा और ऋणात्मक है तो धनात्मक होगा, ऐसे आपको याद रखिएगा। अब a2 का मान क्या है, तो कहेंगे a2 का मान यहाँ पर दिया है 1 है, a2 का मान 1 है। b2 का मान क्या है, तो कहेंगे b2 का मान -2 है। और c2 का मान क्या है, तो c2 का मान 1 है। क्या पूछा गया है, न्यूनतम दूरी। तो दूरी निकालने से पहले यहाँ पर आपको एक फार्मूला को समझना पड़ेगा कि फार्मूला क्या है, पहले उसको मान निकालना पड़ेगा। क्या है यहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहला काम करेंगे दूरी निकालने से, तो यहाँ लिखेंगे x2 -x1। क्या निकालेंगे, x2 -x1। यहाँ लिखेंगे y2 -y1 और यहाँ लिखेंगे z2 -z1 और यहाँ जो है मापांक हो जाएगा। और यहाँ पर अगला जो मान होगा क्या होगा, a1 हो जाएगा, a1 यहाँ पर होगा, b1 होगा और यहाँ हो जाएगा c1 और यहाँ होगा a2, यह हो जाएगा b2 और यह हो जाएगा c2। पहले इसका मान निकालना पड़ेगा, जब तक ये मान निकलेगा नहीं तब तक हम दूरी निकल नहीं पाएंगे। तो दूरी निकालने के लिए इतना काम पहले कर लिया जाए तब आगे बढ़ते हैं। x2 -x1, x2 क्या है 3 और ये -1, इसलिए 3 + 1 हो जाएगा। y2 क्या है 5, 5 -1 है तो 5 + 1 हो जाएगा, 7 + 1 हो जाएगा, 7 + 1 हो गया। a1 क्या है, तो 7 है। a2 क्या है, यहाँ पर a2 क्या है, तो 1 है। b1 कितना है, तो b1 -6 है। b2 कितना है, -2 है। और c1 कितना है, तो c1 जो है c1 यहाँ पर 1 है, c1 1 है। c2 कितना है, 1 है। मापांक कर लेंगे। अब इसको हल करेंगे। यह मान कहाँ से आ रहा है, ये मान सब मान कहाँ से भरे हैं, यह ऊपर वाला मान को देख करके भरा गया है। तो ये मान जो तुलना किए हैं, कार्तिक रूप जो समीकरण से तुलना किए हैं और तुलना करने पर जो मान निकला है ये मान इसमें रखे हैं। और यहाँ पे देखिए माइनस था, ये प्लस कैसे हो गया, क्योंकि x1 का मान माइनस में था तो माइनस माइनस मिल करके प्लस हो जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे तो क्या बनेगा, 3 और 1 मिल करके क्या होगा, 4 7 1 5 1 6 6 -6 -2 7 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 8 1 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर आगे जब बढ़ेंगे यह मान निकलने के बाद से अब इसका मापांक जो है इसको प्रसार कर देंगे। इसका प्रसार कैसे करेंगे, अब यहाँ प्रसार जब होगा तो प्रसार जब किया जाएगा तो क्या क्या बनेगा। पहले तो सबसे पहला काम करेंगे 4। अब 4 वाले लाइन को प्रसार करते हैं तो 4 वाले लाइन को अगर काटेंगे तो क्या बनेगा,
4 वाली लाइन को प्रसार करेंगे तो यहाँ पर 4 वाली लाइन को काट दीजिए, ऊपर ख़त्म, नीचे काटिए, ऊपर काटिए, क्या बचेगा -6 -2 1 1 बचेगा। और दूसरा पद जब लिखते हैं तो बीच में -6 लगाते हैं, हमेशा दूसरा वाला पद माइनस रहता है। अब ये 6 वाले को काट दीजिए, क्या बचेगा 7 1 हो जाएगा, और यहाँ 1 1 हो जाएगा, +8 हो जाएगा 8। अब 8 वाली लाइन को काट दीजिए, क्या बचेगा 7 1 -6 -2 बचेगा, प्रसार कर दिया गया। अब इस जो है सारणी वाला मान जो दिया गया था, अब इस सारणी वाले मान को प्रसार करने के बाद कितना उत्तर आएगा इसको हल करेंगे। 4 6 में का गुणा करेंगे -6, -2 में गुणा करेंगे -2, और बीच में माइनस रहता है इसलिए +2 हो जाएगा, -6 7 1 9 7 -1 हो जाएगा, +8 और 7 दूनी 14 -14, और 6 में गुणा करेंगे 6 कम 6 +6 हो जाएगा, यहाँ पर +6। अब इसको हल करेंगे बराबर 4 और 2 में से 6 घटा दीजिए, तो 2 में से जब 6 जाएगा तो क्या बचेगा -4 बचेगा, -4 हो जाएगा, -6 7 में से 1 जाएगा तो 7 में से 1 जाएगा तो क्या बनेगा 6 बचेगा, 6 +8, और यहाँ पर 6 में से 14 घटा देंगे, माइनस क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा। अब इसको गुणा करेंगे 4 चौक को 16 -16 6 छक्के 36 8 अठाई 64। अब यहाँ पे इसको जब -16 -36 -64 कितना हो जाएगा -116 हो जाएगा। तो यह पूरा मान जो है -116 आ गया, जो ये सारणी का मान जो निकाला गया है प्रसार करके -116 आ गया। अब यहाँ पर नीचे लिखेंगे दूरी का सूत्र। दूरी का सूत्र क्या होता है, तो दूरी के सूत्र निकालने के लिए अभी एक और नियम लागू करेंगे, तब जाकर के दूरी का सूत्र पूरा फाइनल होगा। अब अगला लाइन जो बनेगा, अब यहाँ पर जो लिखेंगे अंडर रूट मान निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये सूत्र में इसकी ज़रूरत पड़ेगा। तो सूत्र क्या होता है, b1 होता है c2 - b2 c1 का होल स्क्वायर होगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ लिखेंगे c1 a2 - c2 a1 का होल स्क्वायर, और यहाँ लिखेंगे प्लस हो जाएगा a1, यहाँ हो जाएगा a1 b2 - a2 b1 का होल स्क्वायर। अब इसमें मान को रखना पड़ेगा, अब पूरे मान को इसमें भरेंगे, मान को देख करके ऊपर वाले मान जो दिया गया है उसी में से मान को रखना है। अब यहाँ मान को रखा जाएगा तो क्या बनेगा अंडर रूट। अब अंडर रूट में इस मान को रखेंगे, ऊपर देखिए b1 कितना है -6 है, b1 का मान क्या है -6 है। अब यहाँ -6 रखेंगे तो यहाँ लिखेंगे -6 गुणे c2 कितना है, c2 1 है तो 1 हो जाएगा, माइनस b2 कितना है -2 है, इसलिए माइनस में लेकर के प्लस हो जाएगा, 2 गुणे c1 कितना है 1 है तो 1 रख देंगे, होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर प्लस। अब यहाँ पर अगला लाइन बनेगा c1। अब c1 कितना है, c1 1 है तो यहाँ c1 1 हो जाएगा, a2 कितना है 1 है तो यहाँ a2 1 हो जाएगा, c2 कितना है 1 है तो c2 यहाँ पर 1 हो जाएगा, a1 7 यहाँ a1 7 हो गया, होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b1 यहाँ a1 कितना है 7 है, b2 कितना है b2 -2 है तो यहाँ आगे माइनस लगा दे रहे हैं, माइनस आगे 2 हो गया, माइनस a2 कितना है 1 है। अब b1 कितना है, b1 -6 इसलिए प्लस यहाँ हो जाएगा 6, होल स्क्वायर हो जाएगा। मान को ये देख करके, ये मान के जो है जो लिखा गया सूत्र में, ये मान यहाँ से देख करके आपको भरना है। भरने के बाद इसको अब हल करेंगे, अब हल करेंगे तो उत्तर कितना आएगा, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, बराबर हो जाएगा, बराबर अंडर रूट। अब अंडर रूट में क्या बनेगा 6 का नाम 6 हो जाएगा, 6 का नाम 6 -6 प्लस 2 का होल वर्ग हो जाएगा, प्लस और यहाँ पर लिखेंगे 1 में 1 का गुणा करेंगे 1 माइनस 7 का नाम 7 हो जाएगा, 7 का वर्ग हो जाएगा, प्लस और 7 दूनी 14 -14 हो जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा, होल वर्ग बराबर हो गया अंडर रूट। और 6 में से 2 घटा दीजिए, 2 में से 6 जाएगा, -4 का वर्ग होगा, प्लस और 7 में 6 जाएगा, -6 का वर्ग होगा, प्लस और यहाँ बनेगा -8 का वर्ग हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट, अब यहाँ पर 4 का वर्ग क्या बनेगा 16 और यहाँ 64 और यहाँ पर 36
6 का वर्ग 36 और 8 का वर्ग 64। ये पूरा जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 4 का वर्ग 16, 6 का वर्ग 36 और 8 का वर्ग 64। वर्ग से सब माइनस हट जाएगा। अब यहाँ पर अंडर रूट क्या आएगा, अंडर रूट 116 आ जाएगा। अब यहाँ पर दूरी का सूत्र लिखेंगे। सूत्र क्या होता है, d बराबर होता है मपांग क्या है, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, यहाँ हो जाएगा z2 माइनस z1, यहाँ था a1 a2 b1 b2 c1 c2 बटा बटा हो जाएगा पूरे का बटा और अंडर रूट। अंडर रूट में क्या सूत्र लिखे हैं, अंडर रूट में सूत्र हो जाएगा अंडर रूट क्या था सूत्र, b1 c2 माइनस b2 c1 का होल स्क्वायर प्लस या लिखेंगे c1 a2 माइनस c2 a1 का होल स्क्वायर प्लस a1 b2 माइनस a2 b1 का होल स्क्वायर। अब इसको हल किया गया है, ऊपर ये पूरा मान जो है हल कर दिया गया है और इसको भी पूरा हल कर दिया गया है। तो यह पूरा मान कितना आया था, तो माइनस 116 आया था, माइनस 116। अभी इसको हल किए हैं तो करनी में जो है 116 आया है, क्या है करनी में 116 आ गया है, तो करनी में यहाँ पर 116 हो गया। अब इसको 2 बार करनी में लिख दीजिए, तो d बराबर क्या लिखेंगे, माइनस करनी में 116 और करनी में यहाँ पर 116 लिखा जा सकता है, 2 बार लिख सकते हैं इसको। और नीचे क्या होगा, करनी में 116। अब 116 से 116 काट दीजिए, कट जाएगा। यहाँ पर कटने के बाद से बचेगा क्या, तो बचेगा यहाँ d बराबर बचेगा माइनस करनी में 116 हो जाएगा। अब 116 को क्या लिख सकते हैं, d बराबर करनी में 2 गुणे 2 गुणे 29 क्या हो जाएगा, 29 हो जाएगा। 2 गुणे 2 गुणे 29। अब यहाँ आगे माइनस चिन्ह लगा है, माइनस चिन्ह है, लेकिन क्या होता है, दूरी ऋणात्मक नहीं होता है, माइनस नहीं होता है। अब ये माइनस को चाहे तो हटा सकते हैं। d बराबर अभी लिखेंगे, बाहर इसका जोड़ा लगा लेंगे तो 2 करनी में क्या हो जाएगा, 29 हो जाएगा। और यहाँ लिखेंगे दूरी ऋणात्मक नहीं होता है, दूरी क्या हो जाएगा, ऋणात्मक नहीं होता है, ऋणात्मक नहीं होता है लिख देंगे यहाँ पर। और जब दूरी ऋणात्मक नहीं होता है तो आंसर क्या हो जाएगा, d बराबर क्या हो जाएगा, 2 करनी में 29, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान था। तो यहाँ पर 2 काम करना है, एक बार और रिवीजन कर देते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहला काम इसका मान निकालना पड़ेगा। यह जो है सारणी वाला मान को पहले हल कर लेंगे, और सारणी वाला जब मान हल हो जाएगा, मान भर करके, तब यह अंडर रूट वाला सूत्र लागू करेंगे। और अंडर रूट वाला जब सूत्र लागू करेंगे तब यहाँ पर यह सूत्र को लिखेंगे, जो ऊपर जो है सारणी वाला मान और ये अंडर रूट वाला मान रख देंगे। और 116 को 2 बार में लिखा जा सकता है, 116 से 116 कट जाएगा, माइनस 1 है तो माइनस 1 के बाद लिखेंगे। यहाँ अंडर रूट के अंदर माइनस नहीं लिखा जाता है, माइनस से माइनस कट गया, ये करनी 116 से 116 कट जाएगा, बचेगा माइनस करनी में 116। और करनी 116 जो है, करनी 116 को जब तोड़ेंगे 2 गुणे 2 गुणे 29 आएगा, यहाँ जोड़ा 2 का बैठ जाएगा, 2 करनी में 29, माइनस कहाँ गया, दूरी ऋणात्मक नहीं होता है। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के इस वीडियो में जो है प्रश्न नंबर 5 जो है कंप्लीट हो गया है। प्रश्न नंबर 5 तक जो है पूरे प्रश्नों को हल करा दिया गया है। अब यहाँ पर प्रश्न नंबर 6 जो है, प्रश्न नंबर 6 से लेकर के आगे के सभी प्रश्नों को जो है अगले भाग के वीडियो में हल करके वीडियो अपलोड किया जाएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से जा कर के वीडियो को देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही रहेगा, मिलते हैं अब अगले भाग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।